नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। हिमाचल कैबिनेट की बैठक शुरू, हो सकता है पीटीए टीचर्स को नियमित करने का फैसला। मंडी पहुंचे सलमान खान की बहन और जीजा समेत स्टाफ के 10 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। देश में कोरोना के मामले 4.70 लाख के पार, मुंबई से भी आगे निकली दिल्ली। पतंजलि की कोरोनिल पर महाराष्ट्र सरकार ने भी लगाई पाबंदी, राजस्थान में पहले से बैन। भारत में केवल 4.16% कोरोना मरीजों को वेंटिलेटर की जरूरत, रिकवरी रेट भी बढ़ा। हैदराबाद में कोरोना से ठीक हुए 50 मरीज, परिजनों का घर ले जाने से इनकार। सैटेलाइट तस्वीरों में दावा, गलवान घाटी में फिर से दिखे चीन के टेंट। आपातकाल के 45 साल पर अमित शाह बोले, सत्ता के लिए एक परिवार के लालच ने देश को जेल में बदला। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी किए ढेर। भारी बारिश से असम में बाढ़, 12 की मौत, नदियां उफान पर, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में घुसा पानी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल कैबिनेट की बैठक सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुरू हो गई है। कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य महकमे की ओर से एक प्रस्तुति होगी। इसके बाद कोरोना संकट से निपटने की अगली रणनीति पर चर्चा होनी है। बैठक में कई स्वास्थ्य और अन्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने के बारे में भी निर्णय लिए जा सकते हैं। परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बारे में भी मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी। इसमें निजी बस ऑपरेटरों की मांगों से संबंधित मसले पर कोई निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। बैठक में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 6,799 पीटीए शिक्षकों को नियमित करने का फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों ही पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों के हक में फैसला सुनाते हुए उनके नियमितीकरण की राह आसान कर दी है। याद रहे कि पीटीए शिक्षकों को सरकार पहले ही नियमित शिक्षकों के बराबर वेतन दे रही है। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते सरकार इन्हें नियमित नहीं कर पा रही थी। अभिनेता सलमान खान की बहन अर्पिता और जीजा आयुष के परिवार की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के दोनों पोतों आश्रय और आयुष शर्मा सहित उनकी पत्नियों, बच्चों व सपोर्टिंग स्टाफ सहित कुल 10 लोगों के सैंपल लिए गए थे। 15 जून को मुंबई से लौटे इस परिवार को एहतियातन जिला प्रशासन ने होम क्वारंटाइन किया था। प्रोटोकॉल के तहत उनके सैंपल लिए गए। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एवं कोविड समर्पित अस्पताल नेरचौक के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जीवानंद चौहान ने सैंपल नेगेटिव आने की पुष्टि की है। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 16,922 नए मामले सामने आए हैं और 418 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 4,73,105 हो गई है, जिनमें से 1,86,514 सक्रिय मामले हैं। इनमें से 2,71,697 लोग ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 14,894 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की ओर से बताया गया कि देश भर में 24 जून तक 75,60,782 नमूनों का परीक्षण किया गया। पिछले 24 घंटे में 2,07,871 नमूनों का परीक्षण किया गया है। इसी बीच कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के मामले में राजधानी दिल्ली मुंबई से भी आगे निकल चुकी है। बुधवार को दिल्ली सरकार ने राजधानी में मरीजों की संख्या 70,000 से अधिक होने की पुष्टि की है। बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान सरकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कोरोनिल के क्लिनिक ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऐसे में महाराष्ट्र में इस दवा की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को लिखा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर ये पता लगाएगा कि क्या पतंजलि के कोरोनिल का क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। हम बाबा रामदेव को चेतावनी देते हैं कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में नकली दवाओं की बिक्री की अनुमति नहीं देगी। आयुष मंत्रालय की आपत्ति के बाद राजस्थान पहला राज्य बना था जिसने बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल की बिक्री पर रोक लगा दी थी। भारत में संक्रमण के रिकॉर्ड किए गए कुल मामलों में से केवल
7,423 यानी 4.16% मरीजों को मंगलवार तक इलाज के दौरान वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ी। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। वहीं इस दौरान 27,317 यानी करीब 15.34% कोविड मरीजों को आईसीयू और 28,301 मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार गुरुवार को कोविड-19 के एक दिन में सर्वाधिक 16,922 मामले सामने आने के साथ ही भारत में संक्रमितों की संख्या 4,71,105 हो गई है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हैदराबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे मानवता शर्मसार हो गई है। शहर के गांधी अस्पताल में भर्ती कोविड-19 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई और उन्हें घर जाने को कहा गया, लेकिन अब मरीजों के परिजनों ने उन्हें घर पर रखने से इनकार कर दिया है। गांधी अस्पताल के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर राव ने कहा कि 50 से ऊपर महिला और पुरुष मरीज कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। उनका पिछले 10-15 दिन से अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के बाद वे सभी ठीक हो गए और उनमें कोई लक्षण नहीं थे। हमने उन्हें छुट्टी दे दी और उन्हें होम क्वारंटाइन के लिए फिट घोषित कर दिया, लेकिन अब उनके परिजनों ने उन्हें घर पर रखने से इनकार कर दिया है। 50 के करीब मरीजों ने कई घंटे तक अपने परिजनों का इंतजार किया। जब उन्हें लेने कोई नहीं आया तो हमने उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कर लिया और ठहरने के लिए बेड्स की व्यवस्था की। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने के लिए भारत और चीन के बीच राजनयिक और मिलिट्री स्तर पर लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन इस बीच सैटेलाइट से ली गई नई तस्वीरों के जरिए दावा किया गया है कि गलवान घाटी में एक बार फिर से चीन ने टेंट गाड़ दिए हैं। इसी जगह 14 जून को दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। यहाँ भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि दावा किया जा रहा है कि चीन के 45 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया गया है। बताया जा रहा है कि जिन टेंट्स को भारतीय सैनिकों ने 15 जून को हटाया था वो वापस आ गए हैं। ये टेंट्स पेट्रोलिंग संख्या 14 के पास थे। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 25 जून 1975 एक काली तारीख है। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आज इसे 45 साल बीत चुके हैं। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक परिवार के सत्ता के प्रति लालच ने देश में आपातकाल लागू कराया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत उन महानुभावों को नमन करता है जिन्होंने इसका जमकर विरोध किया था। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि इस दिन 45 साल पहले सत्ता के लिए एक परिवार के लालच ने देश में आपातकाल लागू करवा दिया। रातों रात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। भारत में लोकतंत्र बहाल हो गया था, लेकिन ये कांग्रेस में अनुपस्थित रहा। एक परिवार के हित पार्टी के हितों और राष्ट्रीय हितों पर हावी थे। ये खेदजनक स्थिति आज की कांग्रेस में भी पनपती है। भारतीय सेना के लगातार आतंकियों को ढेर करने की खबरों से सीमा पार बैठे आतंकी सरगना बौखलाए हुए हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में गुरुवार सुबह आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सोपोर पुलिस 22 RR और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम मौके पर मौजूद है और आतंकियों से मुठभेड़ को अंजाम दे रही है। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इससे पहले 23 जून को पुलवामा के बांदजू इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया था। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने कहा कि मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं।
असम में बाढ़ के कहर से हजारों की संख्या में लोग सड़क पर आने को मजबूर हो गए हैं। करीब एक हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण यहाँ स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है और अब तक 38,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रतिदिन की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बाढ़ में एक और व्यक्ति की मौत हो जाने के साथ कुल मृतक संख्या बढ़कर 12 हो गई है। डिब्रूगढ़ में सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण जवानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां जवानों के बेडरूम तक पानी पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी साजिदुल हक ने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का स्तर खतरे के निशान के करीब पहुँच गया है और इसके और बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।